बहुत सिंप्लीफिकेशन करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि अपना ही कुछ डाल आते हैं तो फिर मार्क्स मिलता है अपने हिसाब से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बिजनेस लॉ में कैसे आंसर लिखना है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आइए तो एक एक करके शुरू करते हैं। सीए फाउंडेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं तीन कैटेगरी में बांटना चाहता हूँ। ठीक है, द फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको आ, बताने के लिए बोला होता है, कोई लॉ का प्रोविजन दे देते हैं और उसके बारे में बताने के लिए बोला होता है। दूसरा होता है केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जो सिमिलर होते हैं, जो कोई लीडिंग केस लॉ जो हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है उससे मिलता जुलता केस लॉ दे देते हैं और उसका आंसर पूछ लेते हैं आपसे। और तीसरा होता है डिफरेंस बिटवीन, सबसे आसान। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है आपको जरा ये बताता हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस में ना आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट्स में करें। कोशिश करें कि आप पॉइंट बना के लिखें, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, और हर पॉइंट के अंदर आप दें सब हेडिंग। ठीक है, अब कई लोग पूछते हैं कि सर ठीक है पॉइंट में भी कर लिया, सब हेडिंग बना के लिख दी, बट लैंग्वेज हम तो अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको लॉ में अच्छा स्कोर करना है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको एज इट इज सेक्शन रट्टा मारना है, बट आपको जो लॉ के टेक्निकल टर्म्स है ना वो यूज़ करना है। अच्छा, आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकल टर्म्स, चैप्टर वाइज टेक्निकल टर्म्स और केस स्टडीज़ का अलग से वीडियोस बना दूं, तो कमेंट में जाकर के लिखो, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। हर चैप्टर में की टर्म्स कौन से हैं, एग्जाम देने से पहले उसको की टर्म्स देख लो, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और आपको किस प्रोविज़न का आंसर कैसे लिखना है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, पहले अपने को पॉइंट में लिखना है, पॉइंट की सब हेडिंग बनानी है और ट्राई करना है कि मैक्सिमम टेक्निकल टर्म्स लिखे जो हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो या तो आप स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और अगर आप किसी टीचर के नोट से पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये टीचर आपको वही कंटेंट पढ़ाते हो जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल के ऊपर बेस्ड है। बहुत सिंप्लीफिकेशन करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि अपना ही कुछ डाल आते हैं तो फिर मार्क्स मिलता है अपने हिसाब से। अच्छा, तो सपोज एक क्वेश्चन आया 6 मार्क्स का, तो हमें लिखने हैं 6 पॉइंट, मतलब नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स। फिर कई बार क्या होता है ना, हम सोचते हैं कि बीकॉम में क्या करते थे हम लोग ना, कि मतलब वहाँ पर देखा 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पन्ने तो भरने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 6 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपने पूरी राम कहानी लिख दी। नहीं, यहाँ पे जो एग्जामिनर वैल्यू करता है वो आपका कॉन्सेप्ट देखता है, ठीक है ना, और आपकी डेप्थ देखता है कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी हुई कि नहीं करी हुई है। तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, बहुत एक्स्ट्रा लिख के भी कुछ नहीं मिलना, और बहुत कम लिखोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स नहीं आएगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप मैक्सिमम चीज़ें लिख करके आओ वहाँ पे, जो टू द पॉइंट हो, और फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखनी। कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका टाइम खराब होगा, आपके ऊपर प्रेशर होगा एग्जाम में। ठीक है, और एग्जामिनर जो आपका आंसर चेक कर रहा होगा वो बोर होगा और आपका कॉन्फिडेंस आपके लिए उसका लूज होगा। सो ट्राई करो कि टू द पॉइंट लिखे, हेडिंग सब हेडिंग दे, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग दें। आंसर्स जो हैं आपके वो स्टडी मटेरियल वाले टेक्निकल टर्म्स होना चाहिए। और अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 पॉइंट लिखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो 5 पॉइंट लिखो। ठीक है, जो मेन वर्ड है आपके आंसर में उसको आप हाईलाइट कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू द पॉइंट लिखेंगे। फिर कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों को, सर क्या मुझे सारे सेक्शंस याद करने हैं? मेरा आंसर है नहीं, सेक्शन लिखना एग्जाम में कभी भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आपको तो लगेगा कि सर सेक्शन याद करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप सेक्शन लिखते हैं एग्जामिनर खुश होता है कि हाँ बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी हुई है। ठीक है, बट इसमें एक रिस्क है, आप सेक्शन अगर गलत कोट करते हो
तो जो एग्जामिनर को आप इम्प्रेस करना चाह रहे हो वही भड़क भी जाता है, बिकॉज वो तो लॉ का ज्ञाता बैठा है ना वहाँ पे। ठीक है, आप सेक्शन 10 की जगह पे सेक्शन 5 लिख दोगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटर है अगर आप श्योर है सेक्शन को लेकर के तभी सेक्शन लिखे, अदरवाइज सेक्शन आप अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसके ऊपर ना एग्जाम्पल करा देता हूँ, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन का एग्जाम्पल करा देता हूँ, एग्जाम में कैसे आंसर करेंगे इसे। सो एक क्वेश्चन है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सपोज 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमें अंदाजा मिल गया है कि 2 मार्क्स का तो होगा डेफिनेशन और 4 मार्क्स का होगा टाइप, या 1 मार्क्स का होगा क्वेश्चन और 5 मार्क्स का होगा टाइप। ठीक है, क्योंकि बाइफर्केशन नहीं है तो हम लोग जनरली मान के चलते हैं कि 2 मार्क्स का होगा डेफिनेशन और 4 मार्क्स का होगा टाइप। तो हम लोग कैसे एग्जाम्पल करेंगे, हमें आंसर पता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमें सुनते ही ध्यान आ गए, क्लास में तो सर आपने पढ़ाया था कि क्वासी का मतलब होता है नॉट एक्चुअल, एक्चुअल में नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है बट कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं है। अब इससे फटाफट आपके दिमाग में इसका मीनिंग याद आ गया। ठीक है कि सर ये तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें ऑब्लिगेशन लॉ फिक्स करती है, पार्टीज आपस में एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती। तो आप इसका पहला हेडिंग देंगे मीनिंग, कि इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन विच a promisor voluntarily undertakes an obligation in the favor of the promisee। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो इट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी voluntarily takes obligation for other party and this is based on the principle of equity, justice and good conscience। आपने लिख दिया मीनिंग हेडिंग डाल को, तो 1 पॉइंट हो गया। फिर आपने बता दिया फीचर्स, बता दिए इसके कि सर इसमें ना कोई फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, अग्रीमेंट नहीं होता, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी अग्रीमेंट of the parties concerned but it is imposed by the law, it is a right against a particular person, so it looks like a contract but it is not actually a contract, है ना। आपने इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, एग्जामिनर थोड़ा और इम्प्रेस हो गया। अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन का कि टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट बताऊंगा यहाँ पर, वो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, तो मैंने थर्ड हेडिंग दिया, तीसरा पॉइंट बनाया सर्कमस्टांसेस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अंदर मैंने सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 के हेडिंग्स डाल दिए सिर्फ, और काम खत्म हो गया। सेक्शंस को लेके अगर श्योर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान आया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में पहला था कि माइनर को अगर हम कुछ नेसेसरी सप्लाई करते हैं या अगर कोई और पार्टीज को जो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस केस में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हो जहाँ पर लॉ ऑब्लिगेशन क्रिएट कराती है माइनर को या अदर इनकॉम्पिटेंट पार्टीज को, अगर कोई नेसेसरी सप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे। फिर सेक्शन 69 आ गया, पेमेंट बाय अ पर्सन हैविंग सम इंटरेस्ट इन पेमेंट। फिर सेक्शन 70 आ गया, क्लेम फॉर एनी बेनिफिट रिसीव्ड अंडर अ नॉन ग्रेचुइटस एक्ट, सेक्शन 70। सेक्शन 71 आ गया, फाइंडर ऑफ गुड्स, और फिर आ गया फाइनली पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक और अंडर कोर्शन, सेक्शन 72। हम 4 पॉइंट लिख के भी छोड़ सकते थे। ठीक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 6 मिल जाने हैं पूरे। ठीक है, ना तो हमने बहुत ज़्यादा लिखा और ना ही हमने बहुत कम लिखा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है ना वो है केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन, और ये होते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आंसर को 3 पार्ट में लिखना है। पहला तो आपको ध्यान से लॉ को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना है आंसर यस और नो। ठीक है, फिर आपको बताना है कि ऐसा आपने क्यों बोला, जो आपने आंसर दिया उसके पीछे रीज़न क्या है, रीजनिंग क्या है, तो आप उससे रिलेटेड प्रोविज़न डाल दोगे। अगर सेक्शन याद है तो लिख दो, नहीं तो सीधा प्रोविज़न लिख दो कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये प्रोविज़न होता है। ठीक है, और फिर लिखना है एग्जाम्पल, अगर आपको याद है कोई केस लॉ का, सिर्फ वही केस लॉ को कोट करना है जो स्टडी मटीरियल में, कोई फालतू का केस लॉ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उठाना है, बोलना है अच्छा जी
ये तो पावेल वर्सेस ली वाला केस लग रहा है, तो लास्ट में लिख देंगे द फैक्ट्स ऑफ दिस केस आर सिमिलर टू द फेमस केस ऑफ पावेल वर्सेस ली, ऐसे करके लिख देंगे, है ना। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। सो एक क्वेश्चन है कि फादर ने प्रॉमिस किया अपने बेटे को कि आप अगर 12th पास करते हो 80% मार्क्स से तो मैं आपको एक मोटर बाइक दिलाऊंगा, और बेटा 80% मार्क्स ले भी आता है, लेकिन पापा बाइक नहीं दिलाते हैं। पापा कहते हैं बाइक लेके क्या करेगा, चल सीए की पढ़ाई कर ले, तुझे बहुत पढ़ाई करनी है। अभी तो हम तुमको झूठी तसल्ली देते आ रहे थे कि सारी पढ़ाई तो 12वीं तक ही होती है, ठीक है। अब सीए कर ले बेटा, ज़िंदगी आगे क्या है, एकदम मस्त है, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी है। तो पापा ठीक करें, सीए के बाद ज़िंदगी मस्त हो जाती है, ठीक है। सो क्या करना है आपने कि इसका आंसर कैसे करेंगे। पहला आपका डिसीजन क्या है, क्या बेटा अपने पापा को कोर्ट में स्यू कर सकता है कि पापा ने बाइक नहीं दिलवाई, कोर्ट साहब मुझे बाइक दिलवाओ पापा से। नहीं कर सकता, और आपको रीज़न भी पता है। तो पहले तो आप लिखो आंसर विद डिसीजन, नो द सन कैन नॉट रिकवर द मोटर बाइक फ्रॉम हिज फादर। अब आपने बताया, आपने याद किया जब आपने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वहाँ पे कहा था कि पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। जब पापा ने बेटे को बोला जा बेटा तू खूब मन लगा के पढ़ाई कर, जा बेटा तू 80% मार्क्स लेके आ 12th में, तो क्या उनका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन में आने का था, क्रिएट कराने का था? नहीं था, ठीक है। तो कोर्ट ऐसे मुद्दों को नहीं सुनता, ऐसे केसेस को नहीं सुनता, और ये लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। तो आपने सीधा लिखना है एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10। अगर सेक्शन याद है तो लिखेंगे, नहीं तो मेंशन ही नहीं करेंगे, एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, एग्रीमेंट्स ऑफ अ सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कॉन्टेम्पलेट। कॉन्टेम्पलेट का मतलब आप कंसीडर समझ लीजिए कि कॉन्टेम्पलेट मतलब से टू फोर्सी, देखना। डू नॉट contemplate legal relationship and as such no contracts can be enforced। और ये वाला केस किस एग्जाम्पल से मैच करता है, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। जहाँ पर आपको याद होगा बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर में क्या था कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि मैं जब तक विदेश में रहूँगा मैं आपको हर महीने एक अमाउंट दूंगा, लेकिन हस्बैंड को उस टाइम के बाद बेचारा नहीं पे कर पाता, इतना नहीं कमा रहा है, तो वाइफ कोर्ट चली जाती है और बोलती है कि मेरे पति तो मुझे हर महीने जो अमाउंट बोला था मेंटेनेंस वो नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट साहब आप हमें रिकवर कराओ, ठीक है ना। तो कोर्ट ने क्या कहा, ये सोशल एग्रीमेंट है मैडम, और ये लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है ना। वैसा ही केस ये वाला था। तो बस आपको ऐसा आंसर लिखना है ना इंटरेस्टिंग काफ़ी, ठीक है। और थर्ड वाला है डिफरेंस बिटवीन। तो इसमें तो आप पहले से ही मास्टर हैं। आप जब देखो टी शेप बना देते हो, एक तरफ रखते हो सीरियल नंबर, एक तरफ रखते हो बेसिस ऑफ डिफरेंस, और दो रखते हो डिफरेंस जो जिन जिन में डिफरेंस पूछा हुआ है नंबर 1 वहाँ और नंबर 2 वहाँ डाल देते हो, ठीक है। तो वही काम करना है अपने को। एक तो टी शेप फॉर्मेट में रखना है, दूसरा हेडिंग देना है हर पॉइंट का, और जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे उतना बेसिस ऑफ डिफरेंस बना दो, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन इलीगल अग्रीमेंट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट। लो जी, आप तो मास्टर है इसमें, ठीक है। आपको ध्यान आया वॉइड एग्रीमेंट। देखो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो मैं सीधा 4 पॉइंट करूँगा। 5 मार्क्स का पूछेगा तो मैं 5 पॉइंट कर दूंगा, ऐड कर दूंगा तो सेक्शन कौन सा है ना, ठीक है। और पॉइंट्स ऐड कर देंगे, उसी को तोड़ तोड़ के अलग अलग पॉइंट कर देंगे। लेकिन ये 4 मार्क्स से ऊपर एक क्वेश्चन नहीं आता, 4 मार्क्स का है। लीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंस बताओ। तो आपको सबसे पहले जैसे इलीगल सुना तो क्या ध्यान आया कि सारे इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, बट इतना लिख के तो काम नहीं आएगा। तो पहले हम बोलेंगे स्कोप, पहला डिफरेंस का पॉइंट बनाएंगे स्कोप। स्कोप क्या है कि जितने भी इलीगल एग्रीमेंट हैं साहब वो तो वॉइड एग्रीमेंट होते हैं, बट सारे वॉइड एग्रीमेंट ज़रूरी नहीं है कि इलीगल एग्रीमेंट हो। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिख दिया है हमने। अब वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट नेसेसरली इलीगल बट एन इलीगल एग्रीमेंट इज ऑलवेज वॉइड। फिर बोला कि नेचर,
तो अपने को पता है कि जितने इलीगल एग्रीमेंट हैं उसको लॉ ने मना किया हुआ है, आर फॉरबिडन अंडर लॉ, है ना। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट अगर किसी और वजह से वॉइड हुआ है इलीगल छोड़ के, तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है, लॉ ने मना नहीं किया हुआ होता। जैसे मान लो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से या अनसर्टेनिटी की वजह से कोई एग्रीमेंट वॉइड हो गया, तो क्या लॉ ने इसको फॉरबिड किया हुआ है? नहीं। अगर कोई एग्रीमेंट करता है भाई कि चांद तारे तोड़ ला के दूंगा, तो तोड़ के ला देना, कि लॉ यहाँ पर कहाँ इंटरफेयर करता है, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। बट लॉ ने मना भी नहीं किया है। आप वादा कर सकते हो कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा या मैं आपको मैजिक से ट्रेजरी ढूंढ के ला दूंगा, तो ये लॉ में फॉरबिडन नहीं है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट करना लॉ में फॉरबिडन है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, अगर इलीगल एग्रीमेंट फॉरबिडन है, लॉ ने मना किया हुआ है, और फिर भी कोई अगर इलीगल एग्रीमेंट करता है तो कानून उसको क्या देता है, पनिशमेंट। तो इलीगल एग्रीमेंट जितने भी होंगे सब पनिशेबल होंगे, बट वॉइड एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि पनिशेबल हो। वॉइड एग्रीमेंट अगर इलीगल एक्ट की वजह से वॉइड है तब तो पनिशेबल होगा, अदरवाइज पनिशेबल नहीं होगा। वही लिखिए यहाँ पे, पार्टीज आर नॉट लायबल फॉर एनी पनिशमेंट अंडर द लॉ। और एक होता है कोलैटरल एग्रीमेंट। कोलैटरल का मतलब रिलेटेड। तो इलीगल एग्रीमेंट से जो दूसरा कनेक्टेड या रिलेटेड एग्रीमेंट है वो भी हमेशा ही वॉइड होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने वॉइड एग्रीमेंट हैं उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड ही हो। तो बस 4 पॉइंट बना के चिपका दिया और ले लिए 4 मार्क्स। ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज मैं आपको की टर्म्स एक्सप्लेन कर दूँ, सारा रिवीजन की टर्म्स और सेक्शन में आपको एक बार याद करा दूँ। अगर मुझे आप चाहते हैं कि इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जा करके बताओ मुझे कि इस सब टॉपिक पे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना। थैंक यू।